गुड आफ्टरनून। मैं कल जो है क्वेश्चन नंबर 5 के डी तक डिस्कस किया था और यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे 4 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले थे, कैसे मिले थे ये डिस्कस कर चुका था। और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करना था, 2π/3 पे, 5π/3 पे, π/3 पे और 4π/3 पे। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू हम बताए थे कि क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है, दोनों पूछा हुआ है कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल पे क्या होगी। तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू इस फंक्शन की कैलकुलेट कर लेंगे और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर 2π/3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2π/3 प्लस साइन x के प्लेस पे पुट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4π/3। अब यहाँ से कैलकुलेट करिए। अब यहाँ पे 4π/3 का मतलब क्या हुआ, अगर पाई की वैल्यू 180 डिग्री चूज करते हैं तो ये 240 डिग्री होगा और साइन 240 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि साइन 180 प्लस 60 डिग्री मीन्स माइनस साइन 60 डिग्री और माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई -√3/2 मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2π/3 माइनस √3/2 आएगी। ठीक है, ये f 2π/3 की वैल्यू आएगी। तो 2π/3 पे फंक्शन की ये वैल्यू आएगी। अब जो है 5π/3 पे पुट करके देखते हैं तो 5π/3 प्लस साइन जो है 2 × 5π/3 तो कितना हो जाएगा 10π/3। अब 10π/3 को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2π प्लस 4π/3 और साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अगर इसको हम लिखेंगे कि जो है 5π/3 प्लस साइन 2π प्लस 4π/3 तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से जो मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपका 5π/3 प्लस साइन 2π प्लस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 4π/3 मीन्स यही सेम वैल्यू कॉपी हो गई। और यहाँ पे 2π/3 था, यहाँ पे 5π/3 हो गया, बस डिफरेंस इतना ही है, बाकी दोनों वैल्यू क्या है सेम है। तो इसका आंसर फिर -√3/2 आ जाएगा। तो 5π/3 -√3/2। अब यहाँ से कंपेयर करना इजी हो गया कि इस पे वैल्यू ज्यादा मिली है कि इस पे ज्यादा मिली है। क्यों, क्योंकि ये 2π/3 में से √3/2 माइनस किया गया है और यहाँ पे 5π/3 में से √3/2 माइनस किया गया है। तो ऑब्वियसली ये π/3 पे ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी किसके, 2π/3 के कंपेरिजन में। अब बाकी π/3 पे और 4π/3 पे भी चेक कर लेते हैं कि वैल्यू क्या मिलेगी जो है। तो यहाँ से अगर f π/3 पे चेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा π/3 प्लस साइन जो है 2π/3 और 2π/3 तो साइन 2π/3 क्या होता है बताइए, साइन 2π/3 क्या होता है 120 डिग्री और साइन 120 डिग्री क्या होगा √3/2। तो इसकी जो वैल्यू आएगी π/3 प्लस √3/2 हो जाएगा जो है, ये ऐड करना है। अब सिंपली यहाँ पे देखिए ये 2π/3 था, ये 5π/3 था और ये क्या है, ये π/3 है। तो यहाँ पे अब तक की सबसे बड़ी वैल्यू जो है, यहाँ पे π/3 में √3/2 क्या किया गया है, ऐड किया गया है, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया है। फिर भी इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट में इसकी वैल्यू रख करके तो यही वैल्यू जो है वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी अभी तक की। और नेक्स्ट वैल्यू पे चेक करते हैं और सबसे छोटी वैल्यू किस पे मिली है, तो यहाँ से 2π/3 में से जो है √3/2 जब माइनस करेंगे तो यहाँ मिनिमम वैल्यू। अब इस पे भी चेक कर ही लेते हैं, किस पे चेक करना है हमको 4π/3 पे। तो ये क्या हो जाएगा f 4π/3 इक्वल्स टू 4π/3 और प्लस साइन 2 × 4π/3 यानी कि 8π/3। तो इसको 2π प्लस थीटा में अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4π/3 प्लस साइन 2π प्लस 2π/3 यानी कि 4π/3 प्लस साइन 2π/3। सिमिलर वैल्यू इसी की तरह से जैसे यहाँ π/3 प्लस साइन 2π/3 था, यहाँ पे 4π/3 प्लस साइन 2π/3 हो जाएगा। तो इसमें और इसमें दोनों में कंपेयर करने पे जो बड़ी वैल्यू मिली वो क्या मिली 4π/3। क्यों, क्योंकि 4π/3 क्या होगा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4π/3 प्लस √3/2। तो अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, तो यहाँ से 5π/3 में से क्या किया गया है कि ये 0 पॉइंट समथिंग क्या किया गया है, माइनस किया गया है।
और यहाँ पे 4π/3 में जो है 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 आएगी और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4π/3 में 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ 5π/3 में से 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू मिनिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ का ई। फिफ्थ के ई में क्या है, एक वैल्यू दी हुई है 255 टू द पावर 1/4। इसका जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो है ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और था जो है जहाँ पे इंक्रीज करना था, साइड की लेंथ इंक्रीज की थे, वॉल्यूम में इंक्रीज निकाला गया था। हम बताए थे 9% आया था या 0.09 आया था वॉल्यूम में जो चेंज आया था। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि जो वैल्यू दी हुई होती है उसके फॉर्म का वेरिएबल में वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हमको चेंज निकल सके, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और चेंज तो मिलेगा नहीं। तो उसके लिए जो क्या करते हैं, y = x टू द पावर 1/4, क्योंकि इसका पावर 1/4 है तो इसके प्लेस पे जो है हम एक वेरिएबल ले लिए कि किसी भी नंबर का क्या करना है, 4th रूट लेना है, और उसकी वैल्यू जो आएगी उसको हम क्या एज्यूम कर लिए, y। ये इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब इसमें अगर हमको चेंज लेना है इस गिवन फंक्शन में जो हम एज्यूम किए हुए हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में dy/dx, और पावर रूल से nx टू द पावर n-1 से क्या हो जाएगा 1/4 x टू द पावर -3/4, और ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1/4 x टू द पावर 3/4। अब यहाँ से हमको इसको अगर इसका क्या निकालना है, चेंज निकालना है, तो यानी कि डेल y निकालना है। y तो एक्चुअल में है और ये टोटल वैल्यू को क्या मान ली हम, जो है y मान लिए। तो चेंज जो निकलेगा वो क्या होगा, डेल y होगा, और टोटल चेंज होने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर डेल y चेंज है तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, y है, और डेल y चेंज है तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, y प्लस डेल y, जो कि वही वैल्यू हमको निकालनी है। तो y प्लस डेल y, एक्चुअली में ये क्या था, x। अगर ये एक्चुअल में है, अगर चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, डेल y चेंज होता है तो y प्लस डेल y हो जाएगा, और x में जो चेंज होगा तो x में चेंज डेल x होगा तो x प्लस डेल x हो जाएगा टू द पावर 1/4। एक्चुअली में हमको ये वैल्यू निकालनी है। चेंज होने के बाद जो वैल्यू होगी y की वो क्या होगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो है कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके कोई क्लोज वैल्यू लेते हैं जो कि हमको रूट पावर जो है रूट में दिया है, 4th रूट दिया है, 5th रूट दिया है, जो भी दिया है, क्यूब रूट दिया है, कि उसका हम क्यूब रूट या 4th रूट निकालने। तो 255 के क्लोज वो नंबर जिसका हम 4th रूट आसानी से निकाल सकते हैं, तो वो हमको मिल जाएगा 256, क्योंकि 256 जो होता है वो क्या होता है, 4 का 4 पावर करने पे मिल जाता है। तो इसलिए x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 256। अब हमको चेंज, जो टोटल चेंज है ये क्या है, x प्लस डेल x, ये टोटल कितना है, 255 है। इसका मतलब क्या है कि डेल x की वैल्यू जो है वो हमको क्या लेनी पड़ेगी, -1, तभी तो x प्लस डेल x करने पे हमको 255 मिलेगा, और हमको निकालना तो x प्लस डेल x ही है। तो इसकी वैल्यू जो हो गई ये क्या हो गई, 255, क्योंकि हमको यही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से डेल x की जो वैल्यू मिली वो -1 मिल गई। अब अगर हम x की वैल्यू 256 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या माने, x टू द पावर 1/4, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 256 पावर 1/4, यानी कि 256 क्या है, 4 टू द पावर 4 मीन्स व्हाट, y की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। अब इसके बाद जो है x की वैल्यू तो 256 लिए थे और डेल x की वैल्यू क्या मिली है, -1 मिली है। तो हमको चेंज लेना है ना y में, तो y में जो चेंज लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला होता है dy = या डेल y भी बोल सकते हैं सिंपल, dy/dx, y का चेंज x के रिस्पेक्ट में एंड इनटू डेल x। तो dy/dx यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाले हैं क्या है, 4x टू द पावर 3/4 इनटू डेल x। तो डेल x की वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/4 x टू द पावर 3/4। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए x की वैल्यू हमारी क्या है, 4 टू द पावर 4, यहाँ से 4 निकाले हुए हैं ना, y की वैल्यू जो है क्या है, ये है, और x की वैल्यू क्या कंसीडर की है, 256 मीन्स 4 टू द पावर 4। तो यहाँ पे जब 4 टू द पावर 4 पुट करेंगे x के प्लेस पे तो ये 1/4 पावर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, 4 × 4 टू द पावर 4 और टू द पावर 3/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1/4 × 4 क्यूब बचेगा जो है, यानी कि -1/256। ये किसकी वैल्यू आई, जो है dy या डेल y चेंज ही है, इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, -1/256।
256। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, -0.004 आ जाएगा। ठीक है, ये डेल वाई में चेंज हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ये तो हमारा इक्वेशन 1 हम कंसीडर किए थे, हमको निकालना था कि y प्लस डेल वाई, ये वैल्यू निकालनी है ना। अब y की वैल्यू हम क्या निकाले हैं 4, और डेल वाई की जो वैल्यू चेंज हुआ है वो क्या निकाले, -0.04, क्योंकि जो डेल एक्स की वैल्यू थी वो नेगेटिव थी। इसका मतलब है कि वैल्यू जो है वो चेंज तो होगी लेकिन इंक्रीज ना होकर डिक्रीज होगी। अगर x में पॉजिटिव चेंज लेते तो वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती, लेकिन अगर x में यहाँ पे हमको क्लोजर वैल्यू पाने के लिए नेगेटिव चेंज लेना पड़ रहा है तो जो पूरी वैल्यू आएगी y प्लस डेल वाई में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, y प्लस जो है डेल वाई इक्वल्स टू, ये क्या था हमारा y प्लस डेल वाई इक्वल्स टू x प्लस डेल एक्स टू द पावर 1/4। अगर ये निकलता है तो यही निकलेगा, और ये इसकी वैल्यू है क्या एक्चुअली में 255, क्योंकि x प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या लेंगे 255, तो ये हमको क्या मिल गया 255 टू द पावर 1/4, यही चेंज हमको निकालना है। अब y की वैल्यू क्या निकाले हुए हैं 4, और डेल y की वैल्यू क्या निकाले हुए हैं 0.004, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 3.996। ये जो है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल गई हमको 255 टू द पावर 1/4 की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड ये फिफ्थ का एफ लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है, ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। ये वैल्यू दी हुई है y प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स वाई जेड एक्स वाई एक्स प्लस जेड का स्क्वायर, वाई जेड एक्स जेड वाई जेड और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसके इक्वल टू क्या प्रूव करना है 2xyz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो यहाँ पे हमको ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कॉलम से जो है हम अगर सारे पूरे कॉलम के हर एक करस्पॉन्डिंग रो में 1 2 3 सारे रो में जो है कोई एलिमेंट कॉमन है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पूरे डिटरमिनेंट से कॉमन ले सकते हैं। मतलब सिंगल रो या सिंगल कॉलम से कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन मिल रहा है तो हम उसको ले सकते हैं और ले करके प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो हमको जो लाना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, मीन्स हमको यहाँ से ये जो एलिमेंट्स हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में बनाने पड़ेंगे, ताकि हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है पहले कॉलम या दूसरे कॉलम या तीसरे कॉलम या पहले रो सेकेंड रो थर्ड रो किसी भी से भी कॉमन मिले, या फिर एक्स वाई जेड जो है मिले। तो इसके लिए हमको काफ़ी सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ में है ज़्यादा, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है क्या सकते हैं, कैसे वैल्यू सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ से जो तो दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि करना क्या है। अब यहाँ से जो है हमको पहले कॉलम में जो है क्या करते हैं कि फर्स्ट कॉलम में या फर्स्ट रो में क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड रो में क्या करेंगे जो है y से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड रो में क्या करेंगे जो है z से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हमको जो है फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से x y z जो है वो कॉमन मिल जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो है r1 गिव्स x r1, r2 गिव्स y r2 एंड r3 गिव्स जेड r3। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 1/x y z से डिवाइड भी हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, पहले रो में x y प्लस z का जो है होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर y, और ये क्या हो जाएगा z x स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा x स्क्वायर y, सॉरी x y स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड रो में किससे मल्टीप्लाई किए हैं y से। और यहाँ से क्या मिलेगा y x प्लस जेड का स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा y स्क्वायर z। इसमें z से मल्टीप्लाई करेंगे तो x z स्क्वायर y z स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा z x प्लस y का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट कॉलम से x कॉमन मिल रहा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो हमको x y z लाना नहीं है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से x को बाहर लेंगे, टेकन आउट x y सेकेंड कॉलम से एंड z थर्ड कॉलम से, टेकन आउट x y एंड z फ्रॉम कॉलम C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, PDF सोल्यूशन में अवेलेबल है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जब फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम से क्या लेंगे, एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई
जेड। तो यहाँ पे जो बचेगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा देखिए वाई प्लस जेड का जो है स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा जो है कॉलम वाइज देख रहे हैं तो वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा जो है जेड स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा वाई कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से जो है एक्स प्लस जेड का स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा वाई कॉमन ले चुके हैं तो जेड स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा जेड कॉमन लिए हैं तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर, और यहाँ से एक्स प्लस वाई का स्क्वायर जो है। अब हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए या कॉमन लेने के लिए प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टर्म में हमको जीरो मिल जाए या फिर हमको जो चाहिए वो रिजल्ट मिल जाए। तो अब देखिए यहाँ से हमको कुछ खास तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर इससे हम इसको माइनस करते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो एक ब्रैकेट में मिलेगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है, अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक बार मिलेगा, यानी कि पहले कॉलम से ऐसे ही सेकेंड कॉलम से भी हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है कॉमन मिल जाएगा। सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं कि फर्स्ट कॉलम से जो है थर्ड कॉलम को, और फिर सेकेंड कॉलम को भी थर्ड कॉलम से सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें से एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 2 टाइम्स मिल जाएगा। तो हमारे स्टेप्स जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, C1 गिव्स C1 माइनस C3 एंड C2 गिव्स व्हाट C2 माइनस C3। तो जब ये चेंजेस लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज में क्या आएगा, C3 में कोई चेंज नहीं होगा, C1 और C2 में होगा। तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जितना ज़्यादा जीरो एंट्री मिल जा रही है उतना कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ये भी ध्यान रखते हैं। जेड स्क्वायर में से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब सेकेंड कॉलम में अगर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से कौन सी एंट्री मिल गई, जीरो। एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या एंट्री मिलेगी, जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं लेना है तो ऐसा लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए पहले कॉलम से यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, और यहाँ तो जीरो है तो जीरो से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी वाले में y प्लस जेड प्लस एक्स मिलेगा, और यहाँ भी z प्लस एक्स प्लस वाई मिलेगा, सेम हो गया तो कॉमन हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। और सिमिलर वे में इस कॉलम से भी, तो इस कॉलम से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन और इस कॉलम से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकन आउट x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम C1 एंड C2। तो जब हम यहाँ से कॉमन 2 टाइम्स लेंगे तो ये क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो a प्लस बी वाला तो कॉमन हो गया, a माइनस बी वाला बचेगा तो क्या बचेगा y प्लस जेड माइनस एक्स, यहाँ से क्या बचेगा जीरो, और यहाँ से क्या बचेगा z माइनस एक्स और माइनस वाई, क्योंकि z माइनस एक्स प्लस वाई तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, z माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ भी माइनस वाला बचेगा तो x प्लस जेड माइनस वाई हो जाएगा जो है, और यहाँ भी तो ये क्या प्लस वाला तो बाहर हो गया, सेकेंड कॉलम से कॉमन लिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो बचेगा क्या z माइनस एक्स माइनस वाई जो है, और थर्ड कॉलम में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको आप देख लीजिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तो हो गया। अब इसके बाद ये स्टेप मिला है, तो यहाँ से जो है अब हम कुछ वैल्यू और कॉमन चाहिए हमको x वाई जेड के टर्म में, या x चाहिए y चाहिए z चाहिए, 2x y z लाना है ना। तो इसके लिए हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थर्ड रो में से जो है R2 और R1 को एक साथ ऐड करके माइनस करेंगे। तो यहाँ से जो हम नेक्स्ट ऑपरेशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, R3 गिव्स R3 माइनस R1 माइनस R2। तो देखिए क्या स्टेप मिलता है यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ से फर्स्ट रो और सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं होगा, एज सच कॉपी कर लेंगे, y प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, जीरो एक्स स्क्वायर है ना, फिर जीरो एक्स प्लस जेड माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर
और यहाँ से क्या हो जाएगा जेड, यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो इसमें से क्या करना है, R2 को भी माइनस करना है और R1 को भी। तो 0 को माइनस करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस जेड है और ये प्लस जेड है, प्लस जेड माइनस होगा तो माइनस जेड, जेड से जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस वाई है और माइनस वाई है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2y, और माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स तो कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा क्या माइनस 2y जो है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले में, तो यहाँ से इसको माइनस करना, 0 को माइनस करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा z और z माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, और माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई तो वो तो हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से अगर माइनस करना है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसमें से किसको माइनस करना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को अगर माइनस करना है किसको R2 और R1 को, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2xy। अब यहाँ पे हमको 2xyz चाहिए ना, तो 2xyz के लिए यहाँ क्या करेंगे कि हम फर्स्ट कॉलम में जो है वो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में x से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेकेंड कॉलम में y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि हमको 2xy जो है वो कॉमन मिल जाए। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे C1 gives x C1 एंड C2 gives y C2, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और x और y मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा जो है x y प्लस जेड माइनस एक्स, 0 इंटू एक्स तो वही होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2xy हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इसमें अगर करते हैं तो 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा 0 ही होगा, और यहाँ से अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा y x प्लस जेड माइनस वाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 2xy जो है, और यहाँ से तो कुछ करना नहीं है ऐसा हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 2xy। अब यहाँ से देखिए कॉमन लेना है क्योंकि हमको 2xyz लाना है। अब देखिए फर्स्ट रो में यहाँ भी x का मल्टीपल है, यहाँ 0 है तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x है तो फर्स्ट रो से x कॉमन मिल जाएगा, बाहर ले सकते हैं। सेकेंड रो में 0 है, y है और y स्क्वायर है, तो सेकेंड रो से क्या मिल जाएगा y बाहर ले सकते हैं, और थर्ड रो से 2xy, तो यानी कि हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 2xy जो है कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टेकन आउट x y एंड 2xy फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रोज, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्या हम आपको बताए हैं कि यहाँ से हमको फर्स्ट रो से x और सेकेंड रो से y, थर्ड रो से 2xy, अब यहाँ पे माइनस किए थे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy में से x स्क्वायर और y स्क्वायर को माइनस किए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस 2xy होगा। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं कौन कौन सी चीज x y एंड 2xy, कहाँ से फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 2xy अपॉन क्या हो जाएगा xy ऑलरेडी था, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ से y प्लस जेड माइनस एक्स, और यहाँ 0 और यहाँ x हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा जो है सेकेंड रो से कॉमन लेंगे तो 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस जेड माइनस वाई, और यहाँ से क्या बचेगा y, और थर्ड में क्या मिलेगा 2xy ही कॉमन लिए हैं तो -1, और यहाँ क्या बचेगा -1, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा +1 बचेगा, ठीक है। अब ये जो है देखिए xy से xy क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा 2xy x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर एंड जो भी है वो बचेगा। तो इसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, हम बताएं कि हमको 0 बनाने का प्रयास करना है या जो वैल्यू लानी है उसका प्रयास करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे C1 में ये इस x को ऐड करेंगे तो ये x माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे C1 गिव्स C1 प्लस C3, ठीक है, एंड और क्या करेंगे जो है C2 गिव्स C2 प्लस C3।
तो इससे हमको क्या मिलेगा, देखिए ये -1 से 1 ऐड करेंगे तो 0 और -1 से 1 ऐड करेंगे तो 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम क्या करते हैं, 0 बनाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो यहाँ से हमको मिला क्या है, 2xy x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए C3 में तो कोई चेंज नहीं लेना है, क्या है x y 1, चेंज किस में लेना है, C1 एंड C2 में। C1 में अगर हम C3 ऐड करेंगे तो -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, y प्लस जेड। 0 में y ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y, एंड -1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब C2 में C3 ऐड करना है तो 0 में x ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस जेड, -y में y ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस जेड बचेगा यहाँ से, और -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हमको मिला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड रो की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो पहले 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, फिर 1 इंटू ये, और ये डिलीट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको जो रिजल्ट लाना है वो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिए, फिर हम यहाँ से बताते हैं आपको। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 2xy और x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ से थर्ड रो की हेल्प से अगर एक्सपेंड करना है तो देखिए 0 अगर ये लेंगे तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो 0 में कुछ भी आएगा तो 0 ही होगा, माइनस फिर 0, तो 0 लेंगे तो 0 के साथ कुछ भी आएगा तो फिर 0, अगर इसकी हेल्प से करेंगे तो ये और ये डिलीट, अब फिर प्लस क्या 1, अब 1 लेंगे तो ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो बचेगा क्या, y प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड, क्या बचेगा, y प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड, और इसका माइनस एक्स वाई, ये बचेगा जो है, और ये तो 0 हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो लाना है हमको मिल जाएगा, 2xy x प्लस वाई प्लस जेड का जो है वो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इसका प्रोडक्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, yx प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये एक्स वाई और वाई एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जेड जेड जेड, तो तीनों प्लेस पे जेड है, जेड कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2xy जेड, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ से जेड कॉमन होगा तो क्या बचेगा, y, यहाँ से जेड कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x, और यहाँ से जेड कॉमन होगा तो क्या बचेगा, z। इसका मतलब ये क्या हो गया, 2xy जेड और x प्लस वाई प्लस जेड का ये स्क्वायर है और एक पावर और हो गया, तो ये कितना हो गया, क्यूब हो गया। ये राइट हैंड साइड में हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ए से देखते हैं कि क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ए, 6 की ए में क्या है, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि बोर्ड्स में कुछ मिस्टेक है या मिस प्रिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो रहा है। सिमिलर क्वेश्चन जो उसमें बोर्ड में क्वेश्चन दिया है tan रूट एक्स प्लस कॉट रूट एक्स, मीन्स इस तरह से है tan रूट एक्स प्लस कॉट रूट एक्स, तो इसमें जो है इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, ये पॉसिबल हो नहीं रहा है। इसका जस्ट सिमिलर क्वेश्चन जो है बोर्ड्स का ही है, ये अंडर रूट tan एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन है, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, और इसका अगर कोई अपडेट मिलेगा तो मैं फिर से अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन में करना क्या रहता है कि ऐसे क्वेश्चंस में रूट tan एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, अब रूट कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट tan एक्स, तो अब यहाँ पे रूट tan एक्स को हम क्या मान लेंगे, t, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो t स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan एक्स हो जाएगी। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का 2t और dt बाय dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x, ठीक है, सेक स्क्वायर x हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया कि dt हमको किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे देखिए रूट t की है, तो सेक स्क्वायर एक्स को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2t अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा dx, सॉरी dt और इक्वल टू dx को इधर ट्रांसपोज किए, सेक स्क्वायर एक्स को इधर ट्रांसपोज किए, और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब जो रूट tan एक्स की वैल्यू है वो क्या है, t है, मीन्स tan x की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर है, तो यहाँ tan x की वैल्यू t स्क्वायर पुट करेंगे क्योंकि ये t के टर्म में वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस t टू द पावर 4 dt इक्वल टू dx। तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो हमको देखिए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन रूट tan x की जगह पे t और 1 अपॉन रूट tan x की जगह पे 1 अपॉन t हो गया, और यहाँ पे क्या मिलेगा dx के प्लेस पे 2t अपॉन 1 प्लस t टू द पावर 4 dt, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
टी इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ t से t तो कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो फाइनली हमको इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो न्यूमरेटर से टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं और डिनोमिनेटर से भी टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, टी स्क्वायर कॉमन लेने से टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, डी टी। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर तो ये कैंसिल हो गया जो कॉमन लिए थे, तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं कब, अगर यहाँ पे 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ऊपर प्लस वाला है, नीचे t माइनस 1 अपॉन टी का अगर होल स्क्वायर होगा उसको एज्यूम करेंगे तो डिफरेंस t माइनस 1 अपॉन टी को, ये स्पेशल फॉर्म होता है कि हम ऐसे ही एज्यूम करते हैं। अगर यहाँ पे a होता तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता था, पॉसिबल है, जो भी कांस्टेंट आता हम वही वैल्यू मानते। तो अब u सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि t तो एक बार मान चुके हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2, माइनस इसलिए कर रहे हैं, अगर हमको ऊपर माइनस आता है तो नीचे यहाँ पहले प्लस लेते, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस लेंगे, ताकि डिफरेंशिएट करने पे जो है हमको न्यूमरेटर मिल जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए वैल्यू आसानी से। तो -2 प्लस 2 जो है ये क्या हो गया, dt। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2 इंटीग्रेशन और 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt अपॉन, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर जो है, और प्लस 2, तो 2 का मतलब क्या हो गया, √2 का स्क्वायर, ठीक है, ताकि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ से हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट u इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी। तो t माइनस 1 अपॉन 2 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du बाई dt क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी पावर -1 हो जाएगा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि क्या मिल जाएगा, du इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। इसीलिए यहाँ पे हम बोले थे ना कि उल्टा साइन मानते हैं, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनाते हैं, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का स्क्वायर बनाते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे न्यूमरेटर ताकि मिल जाए, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, du सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, du। अब इसका इंटीग्रेशन जो है इजी है, इसको देखते हैं कि क्या करते हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या करेंगे, हमको एक फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या डी एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये यू स्क्वायर प्लस ए कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन ए के प्लेस पे क्या है, √2 tan इनवर्स, ठीक है, u अपॉन √2 यानी कि x अपॉन a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब u की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, t माइनस 1 अपॉन टी, और ये √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √2 tan इनवर्स u की वैल्यू डालिए t माइनस 1 अपॉन टी जो है अपॉन √2 प्लस c। अब यहाँ से √2 tan इनवर्स जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 इंटू टी, और टी की वैल्यू क्या एज्यूम किए थे, सबसे पहले एज्यूम किए थे टी की वैल्यू क्या एज्यूम किए थे, √tan x। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, tan x थी, तो ये क्या हो जाएगा, √2 tan इनवर्स tan टी स्क्वायर की वैल्यू tan x माइनस 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या थी, √tan x। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, √2 इंटू tan x पूरा रूट में हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन गलती से हमको लग रहा है मिस प्रिंट हो गया था। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बी क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 लाइंस दी हुई हैं, लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, और इनके बीच की साइडेस्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो यहाँ पे इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि ये a1 एक कोई अनदर वेक्टर है, और ये 2i प्लस 3j प्लस 6k, और यहाँ भी 2i
प्लस 3j प्लस 6k, ये लैम्डा और म्यू कोई पैरामीटर है, तो ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम होने से सेंस क्या निकलता है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कोई भी डिस्टेंस निकलेगी तो वो सेम ही होगी, क्योंकि वो लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। तो कोई भी एक डिस्टेंस जो आएगी, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगी। तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में यूज करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू a1 वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b एंड r इक्वल्स टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू ये मिलेगी और b1 की वैल्यू जो है, a2 की वैल्यू ये मिलेगी, b की वैल्यू ये मिलेगी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन अगर ये होता है तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल हम सिंबल बनाए हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b वेक्टर a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहाँ से देखिए b की वैल्यू है क्या, कंपेयर करके देख लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और a2 वेक्टर a2 की वैल्यू क्या है, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप जो है, और वेक्टर b की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ b की जरूरत है, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल लेते हैं। तो करते क्या है, कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करते हैं स्क्वायर रूट में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 और प्लस 6 का स्क्वायर, तो 9 और 4 13 और 6 का स्क्वायर 36, तो टोटल क्या मिलेगा 49, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या आ गया, 7 आ गया। अब a2 माइनस a1, तो यहाँ से अगर हम a2 माइनस a1 निकालते हैं तो क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, वेक्टर a2 माइनस a1 मतलब 3i कैप माइनस i कैप, तो क्या हो जाएगा 2i कैप। यहाँ से 3j कैप माइनस 2j कैप, तो क्या मिल जाएगा, j कैप मिल जाएगा प्लस के साथ, और माइनस 5k कैप और माइनस माइनस प्लस 4k कैप, तो क्या बचेगा माइनस k कैप मिल जाएगा। ये a2 माइनस a1 की वैल्यू हो गई। किसके साथ इसका प्रोडक्ट करना है, b के साथ प्रोडक्ट करना है, तो b है क्या, ये है। तो यहाँ पे जो है a2 माइनस a1 निकाले हुए हैं ना, तो इसके साथ हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूले में वेक्टर b डॉट में ये क्रॉस है a2 माइनस a1, वेक्टर a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसके साथ जो है a2 माइनस a1 जो निकला है, इसका वेक्टर b के साथ क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो जब वेक्टर b के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। अब इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो इस तरह से सिंप्लीफाई होता है i कैप j कैप एंड k कैप। इसके साथ अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं, b का कोफिशिएंट क्या क्या है, 2 3 एंड 6, और a2 माइनस a1 का कोफिशिएंट क्या है, 2 1 एंड माइनस 1। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिलीट करेंगे, i लेंगे तो ये डिलीट होगा, और फर्स्ट कॉलम और एंड फर्स्ट रो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, i कैप, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस 3, और 1 इंटू 6 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा j कैप। तो j कैप के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे क्या लेते हैं, पहले पे प्लस लेते हैं और दूसरे पे क्या लेते हैं, जो है माइनस लेते हैं। तो दूसरे पे जब हम माइनस लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो है j कैप, और ये डिलीट 2 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा -12, और प्लस k कैप। तो यहाँ से ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट, तो क्या बचेगा 2 इंटू 1 2 -6 2 -6। तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई होने पे क्या मिलेगा, -9 जो है i कैप माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, प्लस 14 j कैप और -4 k कैप। ये जो है वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस a1 की वैल्यू आई। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ये है क्या, 9i कैप प्लस 14 j कैप और -4 k कैप अपॉन जो है
मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या था, 7 था। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 9 अंडर रूट -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर जो है अपॉन 7। तो 9 का स्क्वायर 81 और 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे टोटल ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 293/7। ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पैरेलल लाइंस जो हो गया वो क्या हो गया, √293/7। ये जो है ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर A2 - A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है जिससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर बी एंड वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस न्यू वेक्टर बी। इससे कंपेयर करके ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 6 का जो है सी पार्ट देखते हैं। 6 के सी में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। x cos y by x dy by dx इक्वल टू y cos y by x प्लस x। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए क्या कर सकते हैं। तो dy by dx के साथ यहाँ x cos y by x के साथ जो है दिया हुआ है प्रोडक्ट, तो हम इसको अगर इधर ट्रांसपोज करेंगे तो y by x के फंक्शन में चेंज करेंगे। ये प्रयास करेंगे कि जो dy by dx की वैल्यू आए वो f ऑफ y by x के फॉर्म में आ जाए, तो ये 0 डिग्री का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए इससे हम क्या करते हैं, इधर डिवाइड करते हैं क्योंकि इधर 2 टर्म्स हैं और इधर सिंगल टर्म प्रोडक्ट है। तो डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्मेट में आएगा ट्रांसपोज करके y cos x प्लस x अपॉन x cos y by x। अब इससे सेपरेटली डिवाइड करेंगे, इस पार्ट से इसको डिवाइड करेंगे और इस पार्ट से इसको डिवाइड करेंगे। तो cos y by x cos y by x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, y by x प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन cos y by x मीन्स cos y by x न्यूमरेटर में जाएगा तो sec y by x क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। अब ये क्या हो गया, y by x एक पार्ट और sec y by x एक पार्ट, तो ये y by x का फंक्शन हो गया। यानी कि ये यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 0 डिग्री का क्या हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू जो है vx सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या y और x वेरिएबल यूज करके v के प्लेस पे कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं। बेसिकली हम लोग v ही यूज करते हैं तो v हम यूज कर रहे हैं। y इक्वल टू vx पुट करते हैं तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y by x। तो y by x के प्लेस पे क्या पुट करना रहेगा, v पुट करना रहेगा। तो v पुट करने के साथ इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि dy by dx के प्लेस पे क्या पुट करेंगे। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, v इंटू x का क्या हो जाएगा 1 प्लस x इंटू v का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dv by dx। तो dy by dx की वैल्यू क्या हो गई, v इंटू n यानी कि v प्लस x dv by dx। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा v प्लस x dv by dx इक्वल टू y by x के प्लेस पे क्या पुट करना है, यहाँ से v पुट करना है तो v प्लस sec y by x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, v पुट कर देंगे। तो ये v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा x dv by dx इक्वल टू sec v, क्योंकि ये v प्लस है ये भी प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, v वाला v के साथ और x वाला x के साथ। तो जब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec v, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन sec v dv इक्वल टू 1 अपॉन x dx जो है। अब यहाँ पे sec v ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos v हो जाएगा, cos v dv इक्वल टू 1 अपॉन x dx। तो सिंपल इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर लेंगे। अब ऑन इंटीग्रेशन हमको क्या मिलेगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos v का sin v हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा log mod x हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड कर दिए। अब sin v की जो वैल्यू है, तो v की वैल्यू क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए थे y by x, तो यहाँ पे v की वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा sin y by x इक्वल टू log mod x प्लस log c। ये जो हो गया इसका जनरल सोल्यूशन हो गया 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ, क्योंकि ये 1 डिग्री का 1 ऑर्डर और 1 डिग्री का जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के डी में क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है और इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जो है, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन निकालना है। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा, जिस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, उस पे उसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए एक और क्वेश्चन इसी पेपर में बताए हुए हैं। करते क्या है कि जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ये रिस्ट्रिक्शंस दी हुई होती हैं, इसकी हेल्प से जो है ये सब क्या है, लेस आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी है। तो डार्क लाइन ड्रा करके सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करते हैं। जो सोल्यूशन रीजन होता है यानी कि कॉमन रीजन, और वो कॉमन रीजन सोल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन होता है। और उस फिजिबल रीजन को देखते हैं कि बाउंडेड है या नहीं है। तो फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड होता है तो उसके कार्नर पॉइंट्स पे जो वैल्यू मिलती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, उसी में से चूज करते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो इससे हम इसका डायग्राम ड्रा करते हैं। डायग्राम ड्रा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। तो यहाँ से नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, ये ओरिजिन है ओ। तो यहाँ से ये मान लीजिए 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये एक्स एक्सिस हो गया। और यहाँ से ऐसे ये देख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये वाई एक्सिस के अलावा हो गया। ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई, ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है क्योंकि नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ से जो है ये क्लियर हो गया कि जो है सोल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन जो होगा वो क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन की वजह से। क्योंकि ये दोनों क्या है, एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्स और वाई पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। तो जब इक्वल टू लेंगे तो इससे एक लाइन ड्रा होगी। एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई 8 होगा, और वाई 0 पुट करेंगे तो एक्स 8 होगा। तो यहाँ से दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, 8,0 एंड 0,8। इससे ये लाइन ड्रा हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम ये लाइन बनाते हैं तो ये कैसी लाइन ड्रा होगी, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट 1 मिलेगा 8,0, और यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा 0,8। ठीक है, तो इससे एक लाइन ड्रा हो जाएगी जो है जिसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये 8 पॉइंट हो गया। यहाँ से ये कौन सी लाइन का इक्वेशन हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 8। और इसके देखिए यहाँ पे b पॉजिटिव है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेस देन की इक्वलिटी है। तो पॉजिटिव और लेस देन मिला के नेगेटिव, यानी कि इसके नीचे वाला रीजन जो होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन रीजन होगा। या फिर आप 0, 0 इसके नीचे ही है, डाल के चेक कर लीजिए, 0, 0 डालने पे सेटिस्फाई हो रहा है तो इस लाइन के नीचे वाला रीजन जो होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, x लेस आर इक्वल टू 5 एंड y लेस आर इक्वल टू 5, यानी कि x इक्वल टू 5 लाइन एंड y इक्वल टू 5 लाइन। तो x इक्वल टू 5 लाइन कहाँ आएगी, 4 और 6 के बीच में आएगी। तो यहाँ से ये ड्रॉ कर ले रहे हैं, यहाँ पे सपोज 5 है तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी x इक्वल टू 5 लाइन। अब x लेस आर इक्वल टू 5 है तो इसके लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी जो रीजन होगा वो सोल्यूशन रीजन होगा, बाउंडेड होगा जो है इससे। तो ये सोल्यूशन रीजन यहाँ से हो जाएगा। अब y इक्वल टू 5 लाइन, तो y इक्वल टू 5 लाइन कहाँ होगी, यहाँ होगी 4 और 6 के बीच में होगी। तो 4 और 6 के बीच में 5 कहीं यहाँ पे होगा। तो y इक्वल टू 5 लाइन जो है वो यहाँ से ड्रा हो जाएगी, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इसके नीचे का, क्योंकि लेस आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी है तो ये y इक्वल टू 5 लाइन के नीचे ये y इक्वल टू 5 हो गया और ये x इक्वल टू 5 हो गया। अब इसके नीचे वाला रीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन रीजन हो जाएगा, इस लाइन के नीचे वाला। अब एक और इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर आई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर का रीजन सोल्यूशन रीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन की इनइक्वालिटी थी तो नीचे वाला रीजन, और ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है तो ऊपर वाला रीजन। क्यों, क्योंकि 0, 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो है 0, 0 डालने पे 0 ग्रेटर देन 4 तो हो नहीं सकता है। तो जब पॉसिबल है कि इसके नीचे वाला रीजन सोल्यूशन रीजन नहीं होगा, ऊपर वाला होगा। ये लाइन ड्रॉ कहाँ होगी, x 0 पुट करेंगे तो इससे क्या मिल जाएगा, दो कोऑर्डिनेट 0,4 एंड 4,0। तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो इससे ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन जो सोल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा, इसके ऊपर वाला रीजन जो है वो सोल्यूशन रीजन होगा। तो अब देखिए कॉमन रीजन कौन सा मिला, इस लाइन के ऊपर का रीजन
ब्लैक वाली लाइन के नीचे का रीजन, ब्लू वाली लाइन के लेफ्ट का रीजन और रेड वाली लाइन के नीचे का रीजन, यानी कि टोटल ये जो है ब्लैक से हम शेडेड कर रहे हैं, ये सोल्यूशन रीजन हमको यहां से मिला। अब इस सोल्यूशन रीजन में कार्नर पॉइंट क्या है, ए हो गया, देखिए ये वाला पॉइंट ए हो गया जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4,0। ये बी कार्नर पॉइंट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5,0, क्योंकि ये 5 पे x = 5 लाइन है। यहाँ पे सी, इसका एक कार्नर पॉइंट क्या हो गया सी, एक कार्नर पॉइंट क्या हो गया डी। अभी इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। यहाँ पे एक कार्नर पॉइंट क्या हो गया ई और एक कार्नर पॉइंट क्या हो गया एफ। तो एफ का जो कार्नर पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,4 और ई जो कार्नर पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,5। अब बचा क्या सी और डी का। तो सी के लिए जो है सी कौन सी लाइन है, ये देखिए x + y = 1। यहाँ पे x = 5 पुट करेंगे तो y क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा यहाँ से पुट करने से। तो ये सी का जो कोऑर्डिनेट हो गया ये 5,3 और यहाँ पे ये y = 5 लाइन है और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ y = 5 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, डी का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 3,5 होगा। थोड़ा सा डायग्राम क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि ये पॉइंट ये 4 के पहले यहाँ इसकी सीध में कहीं होना चाहिए। तो आप अगर ग्राफ पेपर पे डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर आएगा, ठीक है। वैसे सोल्यूशन रीजन इसी का निकालना है, कौन सा ए बी सी डी ई एफ, ये जो शेडेड रीजन है इसका। तो इसका सोल्यूशन रीजन है। अब कार्नर पॉइंट्स कौन कौन से मिले हैं, ए बी सी डी ई एफ, इनके कोऑर्डिनेट्स हमको क्लियर हो गए। इस पे जो है हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो जेड की वैल्यू आएगी इन पॉइंट्स पे उसमें देख लेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, ठीक है। उस पे जिसमें सबसे मिनिमम वैल्यू जिस पे भी आएगी वही जो है इसका सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से जब सॉल्व करेंगे तो ई वाला जो पॉइंट है 0,5 इसी पे सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी, बाकी सब पे मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। ए वाला कौन सा पॉइंट है 4,0 जो हो गया, बी वाला कौन सा पॉइंट है 5,0 है, सी वाला कौन सा पॉइंट है 5,3 है और डी वाला कौन सा पॉइंट है, डी वाला पॉइंट देखिए 3,5 है और जो है ई वाला पॉइंट 0,5 हो गया और एफ वाला पॉइंट क्या है 0,4। सारे पे वैल्यू चेक करिए इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल के, तो x और y की वैल्यू, तो हमको z की वैल्यू पता चलेगी और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वही ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4,0 डालेंगे तो ये 4 7 × 0 तो ये तो 0 हो जाएगा। 190 + 4 194 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1940 हो जाएगा। ऐसे जो है 5,0 डालेंगे तो 5 - 0 तो 195 × 10 तो 1950 हो जाएगा। ऐसे 5,3 तो यहाँ पे वैल्यू डाल के पुट करेंगे, जेड की जो भी वैल्यू आएगी इन कार्नर पॉइंट्स पे इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है 1550। पीडीएफ सोल्यूशन से आप प्रॉपर सोल्यूशन भी देख सकते हैं, कैलकुलेशन इजी है, आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेट भी कर लेंगे। तो यहाँ से 1550 आएगी। तो ये मिनिमम सबसे वैल्यू है और मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है और ऑप्टिमल सोल्यूशन ग्राफिकल मेथड से निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1550 किस पॉइंट पे 0,5 पे। तो ये जो है ऑप्टिमल पॉइंट है और इस पे जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन हमको 1550 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6th का ई देखते हैं। 6th के ई में क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बॉक्स है जिसमें 10 कार्ड्स हैं जिसपे नंबर्स लिखे हुए हैं। नंबर्स क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 नंबर्ड कार्ड हैं जो है, उसमें से एक कार्ड जो है रैंडमली चूज किया जाता है। तो जो कार्ड चूज किया जाता है उसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब वो कार्ड जो चूज किया जाएगा तो उसमें दिया हुआ है, मेंशन किया गया है कि वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 3 होने का मतलब क्या हो गया कि नंबर कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितनी चॉइस है 7। तो ऐसे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जानी चाहिए 7/10। बट बोला है कि एंड वो जो कार्ड हम चूज कर रहे हैं वो इवन भी होना चाहिए, यानी कि उस पर जो नंबर्स आए वो इवन होने चाहिए। तो 3 से ग्रेटर और 10 तक के जो नंबर्स हैं वो इवन भी हो और 3 से ग्रेटर भी हो। तो कौन कौन से होंगे, तो 4 6 8 एंड 10 जो कि क्या है इवन भी है एंड ग्रेटर देन 3 भी है दोनों। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने आ गए 1 2 3 4 4 और टोटल नंबर बॉक्स में थे कितने 10 में से चूज किया गया और टोटल पॉसिबल चॉइस कितनी है फेवरेबल चॉइस 4। तो 4/10 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया सिंप्लीफाई करने पे 2/5। ये 6th का ई हो गया। 6th के एफ में क्या दिया हुआ है ए बी सी, कोई 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। और इन तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 3,
बी का मैग्नीट्यूड 4 और सी का मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है। पूछा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा अगर एक साथ सम कर देते हैं। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ईच वेक्टर्स जो है वो अदर टू वेक्टर्स के सम के परपेंडिकुलर हैं। तो कभी भी जब दो वेक्टर जो होता है आपस में परपेंडिकुलर होता है तो जो है थीटा जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है और कॉस थीटा से वैल्यू निकालते हैं। तो इस केस में उन कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो एवरी वेक्टर्स जो है वो अदर टू के सम से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब गिवन दैट में क्या हो गया कि गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए अदर टू के सम के परपेंडिकुलर है। तो यहां से ये मिल जाएगा, जो है ये भी 0 हो जाएगा। एंड जो है वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमको चूंकि ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो किसी भी नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर हमको लिखना होता है तो हमको ये पता है कि ये लिख सकते हैं जो है जेड का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम 2 टाइम्स में लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ेंगे, जेड इंटू जेड बार जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड के स्क्वायर होता है। तो ये यही फॉर्मूले से जो है ये 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है, इसका जो है डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब इसका प्रोडक्ट करके हमको क्या लाना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अब देखिए ए से अगर ए में करते हैं, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये हो गया। ए से पहले का पहले से, फिर पहले का इस दोनों से, तो दोनों को एक साथ ही कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। एक साथ इसलिए कर लिए क्योंकि इसकी वैल्यू 0 यूज कर लेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईच वेक्टर क्या है, अदर टू के सम के परपेंडिकुलर हैं, इस वजह से दोनों को एक साथ कर लिए। फिर बी का करेंगे किसके साथ, बी के साथ, तो प्लस क्या हो जाएगा, बी डॉट बी, और प्लस क्या हो जाएगा, बी का ए और सी बचा हुआ है तो एक साथ कर लेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी जो है। सम इधर उधर लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो है दोनों सेम ही चीजें हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस सी का करेंगे तो सी के साथ सी डॉट सी और प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू जो हो गई 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई और इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये गिवन दैट है। अब यहाँ से बचा क्या, ए डॉट ए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसी सेम फॉर्मूले से जैसे इसको ब्रेक किए थे। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अब मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू दी हुई है क्या है, 3 है, तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 9 प्लस 16 प्लस 25 यानी कि 50। ये किसकी वैल्यू आई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस वी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर रूट ले लेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 50 यानी कि 25 इंटू 2 यानी कि 5√2 यूनिट इसकी जो है वैल्यू हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 तो कंप्लीट हो गया। अब 7 से देखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 का ए। अब यहाँ से 8 मार्क्स वाले शायद क्वेश्चन आ गए होंगे। यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 टू पाई x अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर ये हम लोग सॉल्व भी करते हैं, प्रैक्टिस में होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको आई मान लेते हैं और आई मान करके ऐसे क्वेश्चंस में आई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे P4 प्रॉपर्टी 0 to a वाले में P4 प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। P4 प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो देखिए P4 प्रॉपर्टी होती क्या है कि जो अपर लिमिट होती है उसमें से जो गिवन वेरिएबल x होता है उसको माइनस कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, मतलब पूरे फंक्शन में ही। तो हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, अगर लिमिट 0 to a होती है तो हम f a माइनस x से रिप्लेस कर देते हैं, f ऑफ x से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस वजह से जो यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 to पाई, लिमिट वही रहती है। ये x के प्लेस पे क्या हो गया, पाई माइनस एक्स हो गया, यहाँ भी x के प्लेस पे पाई माइनस एक्स हो गया और यहाँ भी x के प्लेस पे पाई माइनस एक्स हो गया। अब cos पाई माइनस एक्स क्या हो गया, cos x हो गया। क्यों, किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। नेगेटिव आएगा लेकिन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। तो ये डिनोमिनेटर जो है चेंज नहीं हुआ, जो है सेम ही रह गया। और P4 प्रॉपर्टी लगाने से, तो P4 प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की फोर्स प्रॉपर्टी जो होती है इसको यूज करके हम कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन 2 मान लिए इसको, अब 1 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और दोनों की इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट सेम होने की वजह से दोनों को ऐड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस पाई माइनस एक्स, और x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई। अब पाई तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे 0 to पाई है। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, P6 होती है या P7 होती है, कई सारे बुक में डिफरेंट होता है कि अगर यहाँ पे 0 to a लिमिट दी हुई है या 0 to 2a लिमिट दी हुई है इंटीग्रेशन की, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन है तो वो फंक्शन अगर अपर लिमिट में से माइनस करने पे, ठीक है, रिप्लेस करने पे, अपर लिमिट में से उसके वेरिएबल को रिप्लेस करने पे जो है कोई चेंज नहीं आता है उसमें, तो उस फंक्शन में क्या करते हैं, अपर लिमिट का हाफ कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीनिंग क्या हुई, ये प्रॉपर्टी होती है 0 to 2a fx dx। अगर ऐसा है और यहाँ पे f ऑफ x को अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और f ऑफ x के इक्वल हो जाता है, यानी कि कोई चेंज नहीं होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, अपर लिमिट जो होती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ये सेम फंक्शन जो है ट्वाइस टाइम हो जाता है, यानी कि यहाँ वाला 2 क्या होता है, पूरे इंटीग्रेशन के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई होने का सेंस क्या हो गया कि अपर लिमिट क्या हो गई, हाफ हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर यहाँ पे यूज करके चेक कर लीजिए, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, पाई है, और यहाँ से कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स करेंगे तो कॉज स्क्वायर एक्स ही आएगा, और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा, जैसे यहाँ पे किए थे सेम। तो हमको क्लियर दिख रहा है कि इसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे f पाई माइनस एक्स क्या मिल गया, सेम f ऑफ x के इक्वल मिल गया, यहाँ पे x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे, ठीक है, सेम फंक्शन मिल गया। इसका मतलब कि अपर लिमिट जो है हाफ कर देंगे, तो 0 to पाई के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाय 2 हो जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से 2i इक्वल टू पाई इंटू 2, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to पाई के प्लेस पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए i इक्वल टू पाई और इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए, इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हमको न्यूमरेटर और कैसे क्या करते हैं ये सब तो प्रॉपर पढ़ेंगे तो समझ आएगा। यहाँ क्या करना है ये हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आप आसानी से सॉल्व कर पाएं। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि tan x को t मानेंगे, तो न्यूमरेटर में sec स्क्वायर एक्स dx जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इसकी वजह से a स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब a स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन, इसको डिवाइड करेंगे इस वाले पार्ट को तो 1 हो जाएगा, और उस वाले पार्ट को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो गई, 0 to पाई बाय 2, यहाँ भी सेम। और ये 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स जो है dx अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 +
बी अपॉन ए जो है tan स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बी अपॉन ए क्या हो गया, tan x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है तो इस पार्ट का, अब b अपॉन ए tan x को अगर हम t मान लेंगे तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कैसे पुट करके और कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ आगे से देखते हैं। ठीक है, कि कैसे यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ आगे से क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, b अपॉन ए tan x को क्या माने हैं, t मान ले रहे हैं। ठीक है, पुट t इक्वल्स टू बी अपॉन ए tan x। अब b अपॉन ए क्या है, कांस्टेंट है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो dt बाई डी एक्स क्या हो गया, b अपॉन ए, और tan x का क्या हो गया, sec स्क्वायर x। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, dt sec स्क्वायर एक्स dx की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है तो dx को इधर ट्रांसपोज करिए, a अपॉन b इधर चला आएगा तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी डी टी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब चूंकि लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जब जो है व्हेन x इक्वल टू क्या लेना है हमको, तो x इक्वल टू 0 लेंगे तो t की वैल्यू यहाँ डालेंगे, tan 0 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, t की वैल्यू भी देन 0 हो गई। और जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट क्या है, x इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे जब पाई बाई 2 डालेंगे तो tan पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो b अपॉन ए इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। देन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो है अपर लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ये ध्यान देने की बात है, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन लेने पे। देयरफॉर हमको इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा, जो है पाई अपॉन ए स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा जो है, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, a अपॉन बी डी टी अपॉन जो है 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ से a अपॉन बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा पाई अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन बी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, पाई अपॉन ए बी बचेगा जो है, और ये क्या हो गया 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, ये हमको पता है, यहाँ से क्या बचेगा पाई अपॉन ए इंटू बी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया tan इनवर्स टी हो गया जो है। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं जोड़ते हैं क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट क्या हो गई 0 टू इन्फिनिटी, तो पाई अपॉन ए बी इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। अब जो है पाई अपॉन ए बी और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो गया, पाई बाय 2 हो गया, और माइनस tan इनवर्स 0 क्या हो गया, 0 हो गया, तो फाइनली क्या हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नाउ अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 का बी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का है। क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू कॉज एक्स से बाउंडेड रीजन का जो है, y इक्वल टू कॉज एक्स से बाउंडेड रीजन का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है, एरिया फाइंड आउट करना है, और कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करना है, 0 टू 2 पाई। तो कॉज एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि कॉज 0 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये कॉज पाई पे -1 होती है तो ये -1 होता है। तो यहाँ से ऐसा कॉज एक्स का ऐसा कुछ ग्राफ होता है 0 टू 2 पाई में। अब 0 टू 2 पाई में इससे बाउंडेड रीजन का सोल्यूशन बताना है कि एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड रीजन का सोल्यूशन क्या होगा। तो यानी कि हमको इस रीजन का जो है, जो शेडेड कर रहे हैं हम पार्ट, इसका सोल्यूशन बताना है। ठीक है, तो ये जो है 3 पार्ट में होगा। अब एरिया तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसके लिए जो नीचे वाला नेगेटिव पार्ट वाला एरिया है उसका जब हम एरिया निकालेंगे कॉज एक्स के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, इसको मॉड ले लेंगे ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। यानी कि हमको किस रीजन का एरिया निकालना है, तो एरिया अगर निकालना है तो यहाँ से आप देखिए क्या निकालना है, ओ से स्टार्ट करना है, ओ ए से ये मान लिया बी पॉइंट है, ये मान लिया सी पॉइंट है, ये क्या मान लिया डी पॉइंट है, ये क्या मान लिया ई पॉइंट है, और ये क्या मान लिया एफ पॉइंट है। यानी कि हमको ओ ए बी का एरिया निकालना है पहले तो इसका, फिर बी सी डी का एरिया निकालना है, फिर डी ई एफ का एरिया निकालना है, और तीनों रीजन का एरिया निकाल करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब इस रीजन का, फिर से हम बता रहे हैं कि जो लिखने का प्रॉपर वे और तरीका है कैसे लिखना है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन को कैलकुलेट कैसे करते हैं यहाँ पे हम इसके बारे में बता रहे हैं। तो y इक्वल टू कॉज एक्स से निकालना है अगर हमको एरिया और कंपटीशन के एग्जाम में, तो इसकी लिखने की जरूरत भी नहीं, हमको तो आंसर चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसको तीनों को क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो सम करने के लिए क्या करेंगे, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो कॉज एक्स से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है।
यानी कि cos x को इंटीग्रेट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के अलॉन्ग निकाल रहे हैं। अब ये गए कहाँ से कहाँ तक है, 0 to π/2, तो इसकी लिमिट क्या हो गई 0 to π/2, इसका एरिया जो निकल जाएगा इससे निकल जाएगा, प्लस अब ये नेगेटिव रीजन हो गया तो इसके लिए हम इसका क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ, π/2 से 3। फर्स्ट पार्ट का जो एरिया हो गया ये क्या हो गया 0 to π/2 cos x dx, इस रीजन का हो गया। अब इसके सेकेंड पार्ट का यानी कि इस रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, तो π/2 से 3π/2, ठीक है। और ये नेगेटिव पोर्शन में y एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है ना, देखिए नीचे की तरफ है तो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, इस वजह से हम मॉड ले लिए। और कहाँ से कहाँ तक, π/2 से 3π/2 तक, इस रीजन का एरिया आ गया cos x dx से। अब यहाँ से जो है थर्ड पार्ट का इस रीजन का एरिया निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक, 3π/2 से 2π तक। इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी 3π/2 से 2π तक cos x dx जो है। अब इसका जो भी एरिया आएगा वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगा, इसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे और हमको टोटल रीजन का जो बाउंडेड है cos y = cos x से और x एक्सिस के साथ उसका एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x की लिमिट क्या हो जाएगी 0 to π/2 प्लस मॉड, फिर sin x, और sin x की लिमिट क्या हो जाएगी π/2 से 3π/2 हो जाएगा जो है, प्लस फिर cos x का sin x हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 3π/2 से 2π हो जाएगी। अब यहाँ से क्या वैल्यू अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो sin π/2 माइनस sin 0 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा मॉड sin 3π/2 माइनस sin π/2, ये मॉड हो जाएगा, प्लस sin 2π माइनस sin 3π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ sin π/2 sin 90 की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस 0 sin 0 की, प्लस मॉड sin 3π/2 की वैल्यू यानी कि 270 पे, यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है -1 होती है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, sin π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, मॉड ले लिए, प्लस sin 2π की वैल्यू क्या हो गई 0 और sin 3π/2 की वैल्यू फिर -1। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पे 1 और -1 -2 मॉड लेंगे +2 और ये माइनस +1 हो जाएगा, तो 1 + 2 + 1 यानी कि 4। तो इसका आंसर क्या हो गया 4 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया निकल गया है y = cos x से बाउंडेड रीजन का। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ए, ये भी 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक करना होता है 8 में से, और जो है ए बी में से कोई एक करना होता है 8 मार्क्स वाला। तो हमको तो यहाँ दोनों बताना है। देखिए यहाँ पे 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं जो है, तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से निकालनी है, मैट्रिक्स का यूज करके। तो यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड आउट करके और कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को एक साथ लिख सकते हैं, और जो है एक्स वाई जेड को एक कॉलम में लिख सकते हैं और इसको एक कॉलम में लिख सकते हैं। तो इट कैन बी written as ax equals to b, where यहाँ पे एक्स वाई जेड से के जो कोफिशिएंट्स होंगे रो वाइज लिख लेंगे। मैट्रिक्स ए में 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, एक्स में एक्स वाई जेड हो जाएगा एक कॉलम में, और ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वेयर ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए तो 3 - 2 और 3, और यहाँ से क्या मिलेगा 2 1 और -1, यहाँ से क्या मिलेगा 4 -3 और 2, ये मैट्रिक्स हो गई। x इक्वल टू क्या मिल गया एक्स वाई जेड, एंड b इक्वल टू क्या मिल गया जो है 8 1 और 4, ये मिल गया ax इक्वल टू b के फॉर्म से। अब यहाँ पे देखना है कि a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर a को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है, इस केस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी एक्स वाई जेड की वैल्यू पॉसिबल होगी निकालना, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नहीं पॉसिबल होगी। तो इस वजह से हम पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे इस मैट्रिक्स के लिए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो पहले प्लेस पे क्या हो जाएगा 3, इस एलिमेंट को चूज करेंगे, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट बचेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, और माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो -1 ×
3 क्या हो जाएगा -3 और माइनस, पहले प्लेस पे प्लस दूसरे पे माइनस फिर प्लस लेते हैं। यहाँ पे क्या है -2 है तो -2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया तो क्या बचेगा 2 × 2 4 -1 × 4 तो -4 तो माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा जो है, और +3। अब यहाँ पे जो है ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया तो क्या हो जाएगा 2 3 जा -6 और -1 4 जा 4। तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 और 2 - 3 क्या हो गया -1 तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस +2 हो जाएगा और 4 4 जा 4 + 4 8 हो जाएगा तो 2 × 8 हो गया, प्लस 3 × -6 और -4 तो ये क्या हो जाएगा -10। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा -3 + 16 और -30। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जो है -30 और -3 क्या हो जाएगा -33 + 16। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी -17। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको -17 जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका मतलब ये होगा कि A इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई के आई नॉन जीरो आ गई तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं A इनवर्स B, यानी कि इस गिवन मैट्रिक्स का क्या करेंगे इनवर्स निकालेंगे। तो और इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे इस गिवन मैट्रिक्स के कोफैक्टर से एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे और उसके बाद जो है A का इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे और फिर इस B के साथ A इनवर्स B के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा और फिर कंपेयर कर लेंगे तो हमको जो है x y z की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब क्या फाइंड करते हैं A इनवर्स फाइंड करते हैं। तो इस गिवन मैट्रिक्स A के लिए जो है यहाँ पे इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। देखिए कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A। तो पहले प्लेस के लिए इस प्लेस के लिए ये क्या हो गया A11 पहले प्लेस के लिए कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं तो ये और ये डिलीट हो गया, क्या हो गया। और ये ध्यान रखिएगा कि पहले प्लेस पे प्लस होता है दूसरे पे माइनस होता है, यानी कि इससे पता चलता है 1 और 1 का सम अगर इवन आएगा, यहाँ पे जो भी सब स्क्रिप्ट है इसका सम अगर इवन आएगा तो पॉजिटिव साइन लगाते हैं और अगर ऑड आएगा तो नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो 1 और 1 इवन है तो क्या लगेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये पहला कॉलम पहला रो डिलीट 1 × 2 2 और ये -3 क्योंकि इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 - 3। यहाँ पे क्या आएगा -1। ऐसे ही A12 इस वाले के लिए निकालेंगे तो ये और ये डिलीट हो गया तो यहाँ पे लगेगा क्या, पहले तो माइनस साइन लगेगा। दूसरी चीज की 2 2 या 4 और 4 -4, ठीक है 4 -4 यानी कि +4 तो ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। और A13 यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे ये और ये डिलीट हो गया, क्या बचा 2 3 जा -6 और -1 4 जा 4 तो -6 -4 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। इसी तरह से A21 निकालेंगे। A21 क्या है इस वाले के लिए तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा -2 × 2 -4 और -3 × 3 तो -9 और माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव लेना है तो देखिए क्या होगा ये और ये डिलीट हो चुका है, ठीक है ऑलरेडी ये और ये तो -2 और 2 तो क्या हो जाएगा -4 और -9 +9 हो जाएगा तो ये क्या आएगा +5 यानी कि सॉल्व करने पे -5 आएगा। ऐसे ही A22 की वैल्यू आएगी। A22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब आप लोग इसको इसी तरह से कैलकुलेट करिएगा। जिस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग रो को और वर्टिकल कॉलम को क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं, जो एलिमेंट बचता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि अगर सब स्क्रिप्ट में सम ऑड आता है तो पहले नेगेटिव साइन लगा लेते हैं और अगर इवन आता है तो पॉजिटिव साइन लगाते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो A22 की जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी -6 आएगी और ऐसे ही A23 की जो वैल्यू आएगी ये 1 आएगी। और इसी तरह से A31 की वैल्यू निकालेंगे तो A31 की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। A32 की जो वैल्यू आएगी वो 9 आएगी और A33 की जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। इसी तरह से सिमिलर वे में निकाल लेंगे तो ये कोफैक्टर्स का कलेक्शन हो गया। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं तो एडजॉइंट निकालने के लिए ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं इसको हम ऐसे एज सच लिख लेते हैं रो वाइज, जैसे A11 A12 A13 ये एक रो में हो जाएगा, ये एक रो में हो जाएगा और ये एक रो में हो जाएगा।
तो हमको उसका क्या करना होता है, ट्रांसपोज लेना होता है। उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए पता चल जाता है। तो अगर हम इसको लिख के ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ऑफ दिस। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए पहले इसको लिख लेते हैं फिर ट्रांसपोज लेते हैं। तो लिखेंगे तो रो वाइज लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा -1 -8 -10 और ये क्या हो जाएगा -5 -6 1, यहाँ से क्या हो जाएगा -1 9 एंड 7। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये सारा क्या आ जाएगा, रो वाला कॉलम में आ जाएगा, कॉलम वाला रो में आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ट्रांसपोज लेने पे ये हमको क्या मिल रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए मिल रहा है एक्चुअली में, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा -1 -8 -10 और यहाँ से क्या मिलेगा -5 -6 और 1 और यहाँ से क्या मिलेगा -1 9 एंड 7। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब हमको ए इनवर्स निकालने के लिए हमको फॉर्मूला क्या पता है कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। उसको यहाँ पे यूज करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो फिलहाल हम इसके आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। देयरफॉर हमको क्या मिलेगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, -17 आया था तो -1/17 हो गया। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या हमको मिल गया, -1 -5 -1 जो है, और यहाँ से क्या मिल गया -8 -6 9 और यहाँ से क्या मिल गया -10 1 और 7। अब यहाँ से अगर हमको x निकालना था तो पीछे हम एक इक्वेशन यहाँ पे लिखे थे, x इक्वल टू देयरफॉर a इनवर्स b। तो यहाँ पे वो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा x y z और यहाँ पे जो है क्या हो गया 1/-17 और a इनवर्स की जो वैल्यू आई है और इसका किसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, b के साथ। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है और ये क्या है 3x1 की, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो यहाँ क्या है -1 -5 -1 -8 -6 और 9 -10 1 एंड 7 और यहाँ पे क्या था 8 1 और 4 था। b की जो वैल्यू थी वो 8 1 और 4 थी एक कॉलम में। अब इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो -1/17 है, ये ऑलरेडी प्रोडक्ट करना है तो पहले रो का पहले कॉलम में, तो एक ही कॉलम है तो एक ही बार करने की जरूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो -1 का क्या हो जाएगा -8 -5 के साथ -5 एंड -4, ठीक है। यहाँ इसके साथ सेकेंड रो का पहले कॉलम में तो क्या हो जाएगा -64 -6 और प्लस 9 4 36 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा -80 +1 +28 हो जाएगा जो है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/17 और यहाँ से क्या आएगा ये -17 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 34 हो जाएगा -34 हो जाएगा और यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो 29 और 80 में से माइनस करेंगे तो -51 हो जाएगा। अब -1/-17 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये सारा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या 1 2 3 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या डाले थे हम x y z। तो दोनों का ऑर्डर क्या हो गया सेम हो गया, ये भी 3x1 का है, ये भी 3x1 का है और तभी हम लिख भी सकते थे। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x y z की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 1 मिल गई, y की वैल्यू 1 मिल गई और y की वैल्यू 2 मिल गई और z की वैल्यू 3 मिल गई। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th का जो है बी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया 8th का बी। 8th के बी में क्या है 2 पार्ट है, 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, ये एक 4 मार्क्स का है और ये भी 4 मार्क्स का। इसमें गिवन क्या है y = e⁴ cos इनवर्स x, ये गिवन है और यहाँ पे x के लिए डोमेन दिया हुआ है -1 से 1 तक हो सकता है। तो यहाँ पे ये प्रूव करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करके ले आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको y को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो हमको फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा dy/dx। e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e⁴x, तो क्या हो जाएगा e⁴a cos इनवर्स x। अब यहाँ पे चेंज रूल लगेगा क्योंकि x के प्लेस पे क्या है a cos इनवर्स x, तो a cos इनवर्स x का होगा तो क्या हो जाएगा a तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/√1 - x², ठीक है। अब यहाँ से देखिए e⁴a cos इनवर्स x, यही ना y की वैल्यू थी, तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर लेंगे y पुट कर लेंगे।
और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसके प्लेस पे यहाँ से इक्वेशन 1 से क्या यूज कर लेंगे, y यूज कर लेंगे, और ये क्या बचा a, और ये माइनस के साथ तो ये क्या हो गया माइनस a इंटू वाई। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, हमको लाना क्या है, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर वाई लाना है, तो इसके लिए हम बोथ साइड का क्या कर लेना है स्क्वायर, ताकि यहाँ पे रूट भी नहीं लाना है, तो स्क्वायर करने से इसका रूट भी हट जाएगा और ये a स्क्वायर भी मिल जाएगा। फिर दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लगभग हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे यहाँ पे नोट भी कर देना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट हट गया, यहाँ पे क्या मिला डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग अब इक्वेशन वी गेट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट और डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर क्या करेंगे, तो पहले पावर रूल लगेगा फिर डी वाई बाई डी एक्स का, तो पावर रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स, पावर रूल से पावर 1 हो जाएगा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और फिर एक बार इसको कॉन्स्टेंट रखेंगे तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 0 माइनस 2x, तो ये जो है माइनस 2x हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर, और y स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा पावर रूल से 2y, और जो है y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हमको जो प्रूव में लाना है, देखिए यहाँ पे 2 डी वाई बाई डी एक्स नहीं लाना है, यहाँ भी 2 डी वाई बाई डी एक्स एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है और यहाँ पे लाना जो है वो क्या है केवल हमको डी वाई बाई डी एक्स लाना, और यहाँ भी 2 डी वाई बाई डी एक्स नहीं लाना है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 कैंसिल डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, तो बचेगा क्या माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा देखिए, तो यहाँ पे 2 डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल होगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर वाई। तो हमारा देखिए प्रूव हो गया है, ये ए स्क्वायर वाई को बस लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाला प्रूव हो गया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एच का बी, इसमें 2 पार्ट दिया हुआ था, तो यहाँ पे एक्स दिया हुआ है और y दिया हुआ है, यहाँ से पूछा क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इस गिवन इक्वेशन को जो है एक बार t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये t का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt निकलेगा और ये dy बाई dt, और dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt, चेन रूल से ही dy बाई dt और फिर dx बाई dt। तो यहाँ से हमको फॉर्मूला पता है, यूज कर लेंगे dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt जो है। अब यहाँ पे dy बाई dt क्या आएगा, तो यानी कि इसको अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा प्लेस लेगा, यहाँ पे a कांस्टेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस जो है ब्रैकेट लगा लीजिए, t cos t है, 2 पार्ट का प्रोडक्ट है इसलिए ब्रैकेट लगाए हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे तो फर्स्ट कांस्टेंट t कांस्टेंट cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन t हो जाएगा, और प्लस cos t कांस्टेंट हो गया, फिर t का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, तो ये जो है हमको मिल गया। अब यहाँ पे देखिए dx बाई dt, इसको करेंगे अगर t के रिस्पेक्ट में तो फिर क्या हो गया a कांस्टेंट हो गया, और यहाँ से जो है cos t का क्या हो गया माइनस साइन t हो गया, और यहाँ से फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो प्लस t कांस्टेंट cos साइन t का क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा, और प्लस साइन t कांस्टेंट और t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन t इंटू 1 और ये माइनस साइन t, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखिए क्या है, ये माइनस है ना ब्रैकेट के पहले, तो माइनस cos t हो जाएगा, तो ये cos t और ये माइनस cos t कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे a से a भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस माइनस प्लस t साइन t अपॉन t cos t, ये किसकी वैल्यू आई dy बाई dx की वैल्यू आई। अब यहाँ से देख लीजिए कि हम जो dx बाई dt निकाले हुए हैं वो यही निकाले थे, x को डिफरेंशिएट करने पे ये आया था, यानी कि क्या आया था t cos t, इसी से डिवाइड किए हैं ना, तो अभी इसका यूज पड़ेगा तो यूज करेंगे भी, तो t से t तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा,
ये क्या बचेगा tan t sin t अपॉन cos t, क्या हो जाएगा tan t, ये क्या आ गया dy/dx। अब हमको निकालना क्या है d2y/dx2, तो इसके लिए हम क्या करेंगे d2y/dx2, इसको क्या लिख सकते हैं d/dx और dy/dx। अब dy/dx की वैल्यू है क्या, tan t निकाले हुए हैं। अब tan t को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan t का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर t, और t का x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि x t का फंक्शन है तो ऐसा कर सकते हैं चेन रूल से, तो dt/dx हो जाएगा जो है, ठीक है। अब यहाँ पे dx/dt निकाले थे डिनोमिनेटर में, जो लिखे थे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिखे थे t cos t, क्या था dx/dt, तो dt/dx क्या होगा इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t इंटू 1/t जो है cos t हो जाएगा, ठीक है ना, 1/t cos t हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे a भी आया हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पे a भी आया हुआ था तो यहाँ पे at cos t हो जाएगा। अब cos t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec t हो जाएगा, और sec स्क्वायर t इंटू sec t क्या हो जाएगा sec क्यूब t हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा sec क्यूब t अपॉन at। तो d2y/dx2 की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी sec क्यूब t अपॉन at मिल जाएगी। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो गया है और पीडीएफ सोल्यूशन लिखा हुआ है प्रॉपर वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th का। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9th का है, ये क्या है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे ए एक गिवन मैट्रिक्स है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, और जो है हम इसको जो एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी कर सकते हैं और मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ निकाल के एडजॉइंट निकाल के। जो है एडजॉइंट निकालना इसलिए सही रहेगा क्योंकि हमको एक और प्रूफ इसमें करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो किस ऑर्डर की होगी, क्योंकि सारी मैट्रिक्स 3x3 की है तो आई भी 3x3 की होगी, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब यहाँ पे ए इनवर्स निकलेगा कि नहीं, तो इसके लिए हम इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक करें कि नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं। नॉन जीरो आएगा तभी इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 4 इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस 3, क्योंकि सेकेंड प्लेस पे माइनस लेते हैं ये, और ये डिलीट हो गया सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो क्या बचेगा 1 इंटू 4 4 और 1 माइनस 1 इंटू 3 3 प्लस फिर 3 यहाँ पे है तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 4 4, तो यहाँ पे बचेगा क्या 16 माइनस 9 7 माइनस 3 इंटू 1 4 माइनस 3 क्या हो गया 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 और माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई नॉन जीरो आ गई डिटरमिनेंट की। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, यानी कि ये निकलेगा, हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो नहीं आएगी तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं होगी, उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो पहले ये चेक करना है और अगर ये नॉन जीरो आएगा तभी आगे कैलकुलेट करना है। अब इसमें पूछा हुआ है तो ऑब्वियस है कि एग्जिस्ट करेगा, तो कैलकुलेट करके आप चेक करेंगे। अब यहाँ से जो है आप देखेंगे तो इसमें जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट निकल गया, आप कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, गिवन मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर निकालेंगे। वैसे ही कैपिटल लेटर में जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले थे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। पहले प्लेस के लिए A11 हो गया, दूसरे प्लेस के लिए A12 हो गया, तीसरे प्लेस के लिए A13 हो गया। ऐसे ही सिमिलर वे में इसके लिए A21 A22 A23। सो यहाँ शॉर्टकट यूज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को, आपको समझा दे रहे हैं कि करना कैसे है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब पहले एलिमेंट को लेंगे ये और ये डिलीट होगा, 4 4 जा क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ध्यान रखिए 1 + 1 इवन, तो यहाँ पे ये क्लियर है कि ये पॉजिटिव ही लेना है, ये 1 + 2 ऑड तो नेगेटिव लेना है, फिर ये इवन तो पॉजिटिव, फिर ये ऑड तो नेगेटिव, ऐसे ही लेते जाते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पे जब लेंगे तो ये पहला एलिमेंट, तो ये और ये डिलीट, 4 4 जा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7। सेकेंड पे आएंगे माइनस साइन तो ऑलरेडी लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये और ये डिलीट, क्या आएगा 1 4 जा 4 और 1 3 जा 3, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या आएगा -1। A13 यानी कि ये और ये डिलीट होगा, 1 3 जा 3 माइनस 4, इसका 1 इंटू 4 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। A21 ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो डिलीट होगा, तो क्या बचेगा 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, यानी कि 12 माइनस 9,
12 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A22 ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, तो 1 इंटू 4 4 और 1 इंटू 3 3, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। A23 यहाँ से ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा 1 इंटू 3 3 और 1 इंटू 3 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3, माइनस साइन तो लगेगा लेकिन 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। और जो है ये क्या था A21, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव A13 यहाँ पे था ना, तो ये जो है ये और ये डिलीट, हाँ ठीक है नेगेटिव आया था, यहाँ पे माइनस साइन लगाना है, ठीक है यहाँ पे ध्यान रखिए क्योंकि ये 21 ऑड आ रहा है ना, देखिए तो 21 ये और ये डिलीट, 3 4 जा 12 12 माइनस 9, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि ऑड आ रहा है, तो ये क्या आएगा -3 आएगा। A22 के लिए ये इवन है तो ये तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ये A23 जो है वो क्या हो गया 2 + 3 ऑड हो गया, तो यहाँ 0 आ गया, तो ऑड और जो है इवन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आ गया A31 ये इस वाले एलिमेंट के लिए, इस वाले एलिमेंट के लिए, तो ये कॉलम डिलीट होगा, ये रो डिलीट होगा, बचेगा क्या 3 इंटू 3 9 और माइनस 4 इंटू 3 12, 9 माइनस, और यहाँ पे क्या आ रहा है इवन आ रहा है तो पॉजिटिव ही आना है, तो 9 माइनस 12 आ गया आपका -3। अब यहाँ पे 3 2 हो गया यानी कि इस एलिमेंट के लिए, तो ये रो और ये कॉलम, तो बचेगा क्या 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3, यानी कि माइनस साइन लगेगा तो, लेकिन 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ से पॉजिटिव ही आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है लास्ट एलिमेंट के लिए, तो 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3, तो 4 माइनस 3 यहाँ से क्या आएगा 1। ये जो हो गया ये सारे को फैक्टर्स हो गए। को फैक्टर्स को A11 A12 A13 को एक रो में लिखेंगे और फिर रो वाइज लिख के इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, इसीलिए हम ऐसे लिखे हैं। तो यहाँ से हमको क्लियर दिखेगा कि एडजॉइंट ऑफ A जो होगा ये इसको रो वाइज, ये पूरे एक रो में, ये पूरा एक रो में, ये थर्ड रो में लिख के और उसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो फिर ऐसा चाहिए यही आ जाएगा, ये जो ऐसे लिखा होगा रो में ये कॉलम में हो जाएगा, तो कॉलम वाइज। तो सीधे हम यहाँ पे ट्रांसपोज करके डायरेक्ट आंसर लिखते हैं और सॉल्यूशन में लिखे भी हुए हैं तो आप वहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ट्रांसपोज करके लिखेंगे तो ये यहाँ पे यही मिलेगा 7 -1 जो है, और यहाँ से क्या मिलेगा -3 1 0, यहाँ से क्या मिलेगा -3 जो है 0 1, ये एडजॉइंट ऑफ A मिल गया। अब एडजॉइंट ऑफ A जो है ये क्या है, ये जो कोफैक्टर्स आए हैं उनका ट्रांसपोज लेने पे मिला है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो लिखेंगे रो वाइज लिखेंगे, ये भी सेकेंड रो में, ये थर्ड रो में, और उनका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमको एज सच यही मिल जाएगा। ये पहला रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरा रो तीसरे कॉलम में, तो ये हमको एडजॉइंट ऑफ A मिलेगा। अब हमको निकालना क्या था A इनवर्स, तो A इनवर्स के बारे में हम क्या जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ A को, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A है क्या 1 है, तो डिवाइड करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 1 है तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ A जो होगा वही क्या हो जाएगा हमारा इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A जो है। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A जो निकला है वही A इनवर्स हो गया, ये हमारा एक आंसर तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। 7 -3 -1 1 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा -1 0 1, ये A इनवर्स हो गया। अब प्रूव क्या करना है, देखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो पहले तो राइट हैंड साइड लेके देख लीजिए क्या आएगा। राइट हैंड साइड क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, I क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है 1 है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा I, यानी कि हमको 3 ऑर्डर की क्या लाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या हो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का प्रोडक्ट करने पे जो है हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए। तो A ये है और A इनवर्स ये है और यही एडजॉइंट ऑफ A भी है, तो दोनों का प्रोडक्ट करने पे आइडेंटिटी मिलना चाहिए, जो कि मिलेगा भी, करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो है A क्या है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये हो गया जो है, और ये A इनवर्स है, ये क्या है 7 -3 -3, ये क्या है -1 1 0 -1 0 1। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो वही सेम पिछला प्रोसेस, क्या करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से। तो फर्स्ट रो में क्या है 1, तो 1 का 7 में होगा तो 7 और -3 और -3, तो यहाँ पे आएगा क्या 1 ही आएगा, 7 -3 -3 1 आएगा। डायरेक्टली लिख रहे हैं आप, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, PDF में है भी, और यहाँ से भी आप क्रॉस करके देख सकते हैं।
फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम होगा तो 1 का -3 से होगा तो -3, 3 का 1 से होगा तो +3, -3 + 3 0 हो गया, 3 का 0 से होगा तो 0, तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 दिख रहा है। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से तो 1 का -3 से -3 हो गया, और 3 का 0 से 0 हो गया, और 3 का 1 से +3 हो गया, तो -3 और +3 क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे हमको 0 मिल गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे तो +7, और इसके साथ करेंगे तो -4, और इसके साथ करेंगे तो -3, तो +7 -4 और -3 क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अब इसका सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम तो 1 के साथ -3 का तो -3, 4 के साथ 1 का तो -3 + 4, और 3 के साथ 0 का 0, तो -3 + 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का 1 का -3 से क्या हो जाएगा, -3, और 4 का 0 के साथ क्या हो जाएगा, 0, 3 का 1 के साथ क्या हो जाएगा, +3, तो -3 पहले वाले एलिमेंट के साथ, बीच वाला 0 और लास्ट वाला 3, तो फिर -3 + 3 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 का 7 के साथ +7, और 3 का -1 के साथ -3, 4 का -1 के साथ -4, यानी कि 7 -3 -4, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, 0। यहाँ से 1 से थर्ड रो और सेकेंड कॉलम 1 का -3 के साथ -3, 3 का 1 के साथ +3, -3 + 3 क्या हो गया, 0, और 4 का 0 के साथ 0, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 का -3 के साथ -3, और 3 का 0 के साथ 0, -3 + 0, और 4 का 1 के साथ क्या हो गया, 4, तो -3 + 4 क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हमको क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, एट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये राइट हैंड साइड जो सॉल्व किए थे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 होने की वजह से ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। तो हमारा ये जो प्रूव करना था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का बी देखते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 का बी, ये लास्ट क्वेश्चन है जो है, और ये थोड़ा लेंथ में ज़्यादा है तो थोड़ा पेशेंस रख के देखिएगा। हम बता देते हैं वैसे करना क्या है और आप कर लेंगे आसानी से। ये गिवन इक्वेशन है y = c1 e⁴ax cos bx + c2 e⁴x sin bx। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब इसकी हेल्प से इसको यूज करके जो है हमको यहाँ पे ये d2y/dx2 - 2a dy/dx + a² b² y = 0 ले आना है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी हेल्प से एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव इसको y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके निकालेंगे और एक बार सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। dy/dx और d2y/dx2 की वैल्यू जो है दो बार डिफरेंशिएट करके निकाल के और इस लेफ्ट हैंड साइड में यूज कर देंगे y की dy/dx की और d2y/dxt की वैल्यू, और हमको राइट हैंड साइड में 0 मिल जाएगा। बस करना इतना ही है और कुछ नहीं करना। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए जो है ये हमको बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, बस कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy/dx डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। तो देखिए यहाँ से जो है c1 तो कांस्टेंट है तो इसका तो कोई यहाँ पे मतलब नहीं है अभी फिलहाल। e⁴ax × cos bx, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो e⁴ax पहले कांस्टेंट हो गया और cos bx का क्या हो गया -sin bx, और फिर bx का चेन रूल से क्या हो जाएगा b हो जाएगा प्लस e⁴ax कांस्टेंट था वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cos bx कांस्टेंट हो गया। e⁴ax का क्या हो जाएगा e⁴ax, और फिर ax का हो गया तो क्या हो जाएगा × a हो जाएगा प्लस यहाँ से c2 कांस्टेंट है। अब यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा सेकेंड में, तो e⁴ax कांस्टेंट हो गया और sin bx का क्या हो जाएगा cos bx हो जाएगा जो है, और फिर bx का क्या हो जाएगा b हो जाएगा चेन रूल से, फिर प्लस क्या है sin bx कांस्टेंट हो जाएगा, और e⁴ax का करेंगे तो e⁴ax का क्या हो जाएगा e⁴ax, और ax का करेंगे तो क्या हो जाएगा ये a हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम sin bx यहाँ पे है, इसके कोफिशिएंट को एक साथ कर लेंगे, cos bx और cos bx यहाँ पे है, इसके कोफिशिएंट को एक साथ कर लेंगे, और e⁴ax यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि एवरी टर्म में है, तो उसको क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो e⁴ax जो है कॉमन कर लेंगे, और बचेगा क्या जो है यहाँ पे भी हम कॉमन कर सकते थे e⁴ax जो है, तो अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा e⁴ax c1 cos bx + c2 sin bx। तो यहाँ पे जो हम दो पार्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं एक ही पार्ट में फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के कर सकते थे, तो ऐसे भी कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। खैर अब तो कर दिए हैं तो देख लीजिए, यहाँ से e⁴ax कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए c1 और ये b, यानी माइनस के साथ -b c1
किसके साथ, साइन बी एक्स के साथ। और यहाँ पे साइन बी एक्स के साथ क्या बचेगा, C2 ए C2, ठीक है। तो यहाँ क्या बच रहा है, ए C2 प्लस के साथ बच रहा है तो प्लस के साथ ले लेना है, ए C2 माइनस जो है यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बी C1 इसके साथ। ये क्या हो गया, साइन बी एक्स के साथ हो गया जो है, साइन बी एक्स, ये इसका एंगल है, प्लस अब cos बी एक्स के साथ देखिए क्या क्या है, तो cos बी एक्स के साथ क्या है, e टू द पावर एक्स तो बाहर हो चुका है, a है और ये C1 है तो a इंटू C1। और यहाँ पे cos बी एक्स के साथ क्या है, ये b है और ये C2 है, e टू द पावर एक्स तो बाहर हो चुका है तो b इंटू C2, ये क्या हो गया, cos बी एक्स हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, dy बाय डी एक्स आ गया जो है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, तब हमको सेकेंड डेरिवेटिव मिलेगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए d2y बाय dx2 निकालेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो यही फर्स्ट इंटू सेकेंड का लगा रहे हैं। तो e टू द पावर ax अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं जो है, तो क्या हो जाएगा जो है, ये कांस्टेंट है साइन बी एक्स का cos बी एक्स और इंटू बी हो जाएगा। तो ये देखिए ये कांस्टेंट रखे हैं e टू द पावर ax को, ये फर्स्ट माने हैं और ये पूरे को सेकेंड माने हैं, ठीक। तो फर्स्ट कांस्टेंट, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड में ये कांस्टेंट है तो ए C2 माइनस बी C1 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और साइन बी एक्स का क्या हो जाएगा, cos बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और बी एक्स का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो जाएगा ए C1 प्लस बी C2। और cos बी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन बी एक्स हो जाएगा जो है, और बी एक्स का क्या हो जाएगा, इंटू बी हो जाएगा। अब ये तो फर्स्ट कांस्टेंट, सेकेंड का हो गया। अब सेकेंड कांस्टेंट यानी कि ये जो पहले से है वो कांस्टेंट, और बचेगा क्या, e टू द पावर एक्स का, तो प्लस ये क्या है, ए C2 माइनस बी C1 साइन बी एक्स प्लस ए C1 प्लस बी C2 cos बी एक्स, ठीक है। और e टू द पावर ax का करेंगे तो e टू द पावर ax का e टू द पावर ax इंटू ax का करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस पार्ट में भी e टू द पावर ax है, इस पार्ट में भी e टू द पावर ax है, तो e टू द पावर ax जो है वो कॉमन हो जाएगा। और फिर हम वही काम करेंगे, cos bx वाला एक साथ कर लेंगे और sin bx वाला एक साथ कर लेंगे। तो अब देखिए कि क्या आएगा, cos bx वाला पहले कर लें कि sin bx वाला, चलिए sin bx वाला कर लेते हैं। तो sin bx वाला कौन सा टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो यहाँ से अगर हम sin bx वाले को पहले, sin bx वाले को इसको करते हैं तो चूंकि पॉजिटिव है तो इसी को कर लेते हैं। तो यहाँ से जब a है, यहाँ पे एक कांस्टेंट e टू द पावर x तो कॉमन हो चुका है, a से मल्टीप्लाई होगा इस कोफिशिएंट में, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर C2 माइनस ए बी C2, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर C2 माइनस ए बी C2, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे साइन bx है तो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा इसके कोफिशिएंट के साथ, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, कॉमन तो हो जाएगा। और b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी C1, क्या हो जाएगा, माइनस ए बी C1। और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर C2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन bx के साथ। और अब प्लस साइन लगाते हैं, cos bx वाले से के साथ कॉमन लेते हैं, यहाँ cos bx है और यहाँ cos bx है। तो जब cos bx कॉमन लेंगे तो देखिए बचेगा क्या, cos bx अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, b इंटू दिस, तो ए बी C2, यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी C2, और यहाँ b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर C1। अब यहाँ पे cos bx के साथ देखिए क्या बचेगा, चूंकि यहाँ पे प्लस है तो साइन का कोई इशू नहीं है, प्लस वाले में कोई इशू नहीं होता है। यहाँ से करिए तो प्लस क्या हो गया, ए स्क्वायर C1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस ए बी C2, ये किसकी वैल्यू हो गई, cos bx के साथ हो गया। ये जो है d2y बाय dx2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये d2 इसको हम मान लिए इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को, 2 को और 1 को यूज करेंगे कहाँ, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में यूज करके जो है हम क्या करेंगे, आंसर प्रूव कर लेंगे, राइट हैंड साइड 0 आ जाएगा। कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए, d2y बाय dx2 अगर है तो ये वाली वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, ठीक है, जो भी है एज सच लिख लेंगे, e टू द पावर ax, ये जो भी इस ब्रैकेट में लिखे हैं, a स्क्वायर C2 माइनस ए बी C2 माइनस ए बी C1 माइनस जो है b स्क्वायर C2 और साइन bx प्लस ए बी
C2 माइनस बी स्क्वायर C1 प्लस ए स्क्वायर C1 प्लस ए बी C2 कॉज बी एक्स जो है, और सेकेंड पार्ट में क्या माइनस 2a के साथ dy बाई डी एक्स, तो माइनस 2a के साथ जो है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट करेंगे, तो यहाँ इसकी वैल्यू है क्या e टू द पावर ax, और आपका क्या है ac2 माइनस bc1 साइन bx के साथ जो है, और यहाँ से जो है क्या मिलेगा प्लस ac1 प्लस bc2 किसके साथ है cos bx के साथ है, और प्लस क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है e टू द पावर ax इंटू के साथ, और ये कॉमन था ना तो C1 cos bx प्लस C2 sin bx। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, अब देखिए e टू द पावर ax इसमें भी है, फर्स्ट वाले में भी, सेकेंड वाले में भी और थर्ड वाले में भी, वो तो कॉमन हो जाएगा, और फिर वही काम करेंगे, sin bx के कोफिशिएंट को एक साथ करेंगे और cos bx के कोफिशिएंट को एक साथ करेंगे, तो वो sin bx और cos bx का जो कोफिशिएंट आएगा वो 0 आ जाएगा, तो इसलिए पूरी वैल्यू जो है e टू द पावर ax के साथ प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि पीडीएफ सोल्यूशन में हम कैलकुलेट किए हैं। अगर कोई किसी को इशू होता है तो उससे रिलेटेड हमसे पूछ लेगा कि क्या प्रॉब्लम है। बस यहाँ पे क्या करना है, साइन bx के कोफिशिएंट को एक साथ और cos bx के कोफिशिएंट को एक साथ, सारा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे साइन bx का कोफिशिएंट भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और cos bx का कोफिशिएंट भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा 2022 का यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जो मैथ्स का था, पूरे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ जो है कंप्लीट हो गया है। और अब फिर आगे हम कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, आगे और वीडियो लेक्चर्स आएंगे, तो आप उसको देखते रहिए। थैंक यू, और मेरे चैनल को जो है शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।